हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट। दोस्तों, यह इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है और इससे पहले भी 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को इससे ईजी शब्दों में कहीं भी और नहीं समझाया गया होगा। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था कि नेशनल इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा था कि नेशनल इनकम या फिर एवरेज इनकम को किन्हीं दो कंट्रीज़ या किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में कंपेरिजन करने के लिए बहुत अच्छा क्यों नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, यूएनडीपी क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये सीखा था कि पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए, लेकिन पैसा हमारी सारी खुशियों को नहीं खरीद सकता है। पैसे से हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते थे, रेफ्रिजरेटर खरीद सकते थे, आप जाके मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन पैसे से आप किसी की जीवन नहीं खरीद सकते हैं। आप सांस को पैसे से उधार लेकर नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि पैसों से सांसें नहीं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से दोस्तों किसी पर्सन की लाइफ में पैसा हर कुछ नहीं है, यानी सिर्फ पैसा कमाना ही इस बात का पैमाना नहीं है, स्केल नहीं है कि वो आदमी डेवलप्ड है। कोई आदमी बहुत पैसा कमाता है लेकिन बड़ा गंदा रहता है, बिल्कुल खुश नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए पैसा इसके पास होके भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों कंट्रीज के मामले में भी होता है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से। दोस्तों, हो सकता है कि किसी कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, लेकिन वो कंट्री फिर भी अंडर डेवलप्ड हो, या फिर किसी स्टेट के बारे में भी हम ऐसा सोच सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 2 कंट्रीज़ का। जब आप मैप को देखेंगे, ज्योग्राफी के मैप को, तो आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को देखेंगे। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ कहने का मतलब जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। दोस्तों, इन कंट्रीज़ में जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वो अपने मन से जो चाहे उस तरीके का विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, खुल के अपनी बातें नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसे देशों में रहना चाहिएगा? बिल्कुल नहीं रहना चाहिएगा। चाइना में फेसबुक, ट्विटर बैन है, आप वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके मन में खुशी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो इस पैसे का कोई मतलब रह जाता है? सिर्फ पैसा लेके आप क्या करेंगे जब आप दोस्तों से खुल के मिल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकते अपनी पसंद का, तो फिर आप क्या करेंगे इन पैसों का? ठीक है, पैसा यहाँ पे आपकी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि पैसे के अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ भी हैं जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा फ्रीडम का। फ्री होना किसको पसंद नहीं होता है? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, यानी किसी भी व्यक्तिगत आदमी के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट होता है, ये रिजल्ट होता है मिक्स्ड गोल्स का। मिक्स्ड गोल क्या क्या हो सकते हैं? आय भी ज़्यादा हो, हैप्पीनेस भी हो, वहाँ पे फ्रीडम भी हो, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनमें किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हो,
डिस्क्रिमिनेशन जैसे रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जिसको कि आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, यानी कोई गोरा है और कोई काला है ना। अफ्रीका के लोगों के स्किन का कलर काला होता है। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सालों तक अफ्रीका में रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। इसके बारे में हम लोग पॉलिटी के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। तो हम डेवलपमेंट का एक इसके लिए भी हो सकता है कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ठीक है, तो इन सारे रिजल्ट को जब आप एक साथ लेके चलेंगे तब कहा जाएगा कि कोई कंट्रीज सही मायनों में, सही अर्थों में डेवलप्ड कंट्री है। दोस्तों आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनको किसी भी पर्सन को एक एक करके उपलब्ध करवा पाना बहुत आसान नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके शहर में, आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में या फिर आपके गांव में एक कॉमन पार्क होगा जहाँ पे लोग शाम में आकर टहलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कसरत भी करते होंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी वहाँ पे जाते होंगे शाम में मनोरंजन के लिए भी। आप वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलजुल सकते हैं, गप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए कि क्या गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है कि उस शहर में रहने वाले हर एक आदमी के लिए अलग अलग एक एक पार्क बनवा दे? ये पॉसिबल ही नहीं है, खर्चीला भी है और टाइम टेकिंग भी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारे लोगों के लिए एक या दो या फिर 3-4 पार्क सरकार बनवा देती है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि सारे लोगों को अलग अलग पार्क बनवाने से। ठीक है, इसी तरह से एक और हम लोग सार्वजनिक सुविधा, पब्लिक सर्विस का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में चलने वाले डीटीसी बस या फिर आपके राज्य में चलने वाली सरकारी बस, मेट्रो ट्रेन का एग्जाम्पल या फिर सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल। आप इन एग्जाम्पल्स में ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर एक कॉमन सुविधा का लाभ उठाते हैं। एक अगर बस चलती है, सरकारी बस ही अगर चल रही है, डीटीसी की बस चल रही है, एक मेट्रो ट्रेन चल रही है, सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं आपस में, तो क्या हो रहा है कि कम खर्च पे ज़्यादा लोग उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ सुविधाओं को इकट्ठे रूप में प्रदान करने से सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यहीं पर दोस्तों आपके बुक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली की चर्चा की गई है। तो आइए समझते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। दोस्तों हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी डेली लाइफ में अनाज खरीद कर खा सके। ठीक है, आप कहें क्या देश में आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतना कम पैसा है कि वो अनाज खरीदने के लायक भी उनके पास पैसा नहीं है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, जब उनके पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है तो क्या खाएंगे? ऐसे में तो भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है कि इन लोगों को बहुत कम कीमत पर राशन मिल जाए। ऐसे इसके लिए सरकार ने जगह जगह पे हर एक देश के हर एक ज़िले में, गांव में शॉप्स खुलवाए हैं, दुकान बनवाए हैं। ऐसे ही इसी व्यवस्था को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है और ऐसे सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स कहा जाता है। इन दुकानों पर दोस्तों बहुत ही कम कीमत पर, आप कल्पना कर लीजिए कि अगर मार्केट में चावल का रेट 40 रुपये है तो यहाँ पे आपको 2 या 3 रुपये पर केजी, कहाँ मार्केट में 40 रुपये पर केजी है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बहुत कम कीमत पे 2 या 3 रुपये पर केजी के रेट से लोगों को अनाज उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अब 2 या 3 रुपये पे अगर लोगों को अनाज उपलब्ध हो रहा है तो इससे लोगों के पास, जो गरीब थे बहुत ज़्यादा, उनके पास खाने के लिए अनाज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सुविधा सारे लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बहुत गरीब है हमारी सोसाइटी में। ऐसे लोगों को बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं। बीपीएल रेखा क्या होती है?
बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिलो पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा यहाँ पे इसको माना गया है। ऐसी कोई रेखा नहीं है, इस तरह का कोई लाइन नहीं है कि जो धरती पर ड्रॉ किया गया है, एक बस इमेजिनरी लाइन है जिसको आप कह सकते हैं कि दिमाग में है, बस कॉपी पे है, किताब में है। धरती पे एक्चुअल में ये लाइन ड्रॉ नहीं किया गया है। इस लाइन के ऊपर उन लोगों को रखा गया जिनका इनकम ज़्यादा है, और इस लाइन के नीचे उन लोगों को रखा गया जिनका इनकम सोसाइटी में बहुत कम है। तो नीचे रहने वाले लोगों को बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को ही सरकार राशन कार्ड बनवा कर देती है। तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड की सुविधा है उन लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो शॉप है इनसे बहुत ही कम कीमत पे अनाज मिलता है। इस अनाज में चावल, गेहूं, चीनी इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। इस टॉपिक की चर्चा आपकी एनसीईआरटी में की गई है। दोस्तों, कोई भी इंसान कुपोषित यानी माल न्यूट्रिस्ट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। आप पूछेंगे कि कुपोषण या माल न्यूट्रिशन क्या है। दोस्तों, जब किसी भी इंसान को उसके खाने में हेल्दी भोजन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ भोजन नहीं मिलता है, तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो कोई आदमी कुपोषण का शिकार है या नहीं, उसको अगर खाने में दूध नहीं मिलता है, फल सब्जियां नहीं मिलती हैं, अनाज जितने उसको ज़रूरत है उससे कम मिलता है, वो आधा पेट ही खा रहा है या केवल आप आलू ही खा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको सिर्फ आलू पसंद होता है और आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, आपको हरी सब्जियां पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आप कुपोषण के शिकार हो जाएं। तो कोई आदमी कुपोषित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए किसी भी इंसान का जो वेट होता है वो केजी में निकाला जाता है, किलोग्राम में, और फिर उसके वेट को उसके हाइट के स्क्वायर से जब डिवाइड कर दिया जाता है तो बॉडी मास इंडेक्स निकल के सामने आता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज शायद 91 या 92 पे एक टेबल दिया गया है। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं और उस टेबल से कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी क्या है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक की चर्चा की थी कि वर्ल्ड बैंक क्या था। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूएनडीपी की। दोस्तों, यूएनडीपी भी यूनाइटेड नेशंस जो कि एक विश्व की संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, इसका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के देशों से गरीबी मिटाने के लिए काम करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक भी काम कर रहा था, इसी तरह से यूएनडीपी भी काम करता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है अलग अलग कंट्रीज के कंपेरिजन के लिए, ताकि पता चल सके कि कौन कंट्रीज डेवलप्ड है या कौन कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। इस रिपोर्ट को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। अलग अलग साल का डाटा अलग अलग होता है, आप इसको गूगल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2020 का डाटा लेते हैं। 2020 के डाटा में दुनिया के 189 कंट्रीज का कंपेरिजन किया था यूएनडीपी ने। इसमें इंडिया का जो रैंक था वो 131 था, और इंडिया का जो पड़ोसी देश है भूटान, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी की थी, आपको जान का आश्चर्य होगा कि भूटान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन ये इंडिया से रैंकिंग में आगे था। भूटान का रैंक 129 था। इसी तरह से आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। दोस्तों, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसको निकालने में किस किस चीज़ को बेसिस लेती है, तो इसको हम लोग समझते हैं।
इसमें पहला जो बेसिस है वो है शिक्षा का स्तर, यानी किस देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरा जो है वो है स्वास्थ्य का स्तर, किस देश में डॉक्टर और नर्स की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने ज़्यादा डॉक्टर और नर्स होंगे लोगों की सेवा के लिए, वो कंट्री उतनी अच्छी मानी जाएगी। क्या कोई देश ऐसे डेवलप कर सकता है कि वहाँ पे लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं हो? इसीलिए जिस कंट्री में मेडिकल की फैसिलिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, वो कंट्री उतना ज़्यादा डेवलप माना जाता है। तीसरा जो बेसिस यूएनडीपी लेती है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बारे में दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर देखिए उस वीडियो को, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज यूएनडीपी की बात। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो की समाप्ति की तरफ। इससे पहले हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। दोस्तों हम लोगों ने ये सीखा कि केवल पैसा अलग अलग कंट्रीज़ की सफलता का कोई मानक नहीं है, स्केल नहीं है। पैसे के साथ साथ हम लोग को बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करके चलना पड़ता है, जैसे फ्रीडम, दूसरा हैप्पीनेस, पॉल्यूशन। किसी कंट्री में अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखा। फिर अब आगे हम लोगों ने समझा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, और फिर अंत में हम लोगों ने यूएनडीपी की चर्चा की थी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।